नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज नंबर 3 को। सीरीज नंबर 3 में भी आपको टॉप 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चंस खासकर निर्मित किए गए हैं यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को देखना है पूरा लास्ट तक और टॉप 10 क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपको कितने प्रश्न यहाँ पे आते हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप देखते ही आप पहचान जाओगे कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कल आपसे पूछा गया प्रश्न सीरीज नंबर 2 में एक होमवर्क के फॉर्म में मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि बालक क्रियाशील होता है, एक बालक क्रियाशील होता है, कैसे होता है क्रियाशील। अन्य बालकों को देख करके एक बच्चा है, ये बच्चा क्रियाशील कब होगा? क्या ये किसी को देख करके क्रियाशील होगा, टीचर से अपने पढ़ करके क्रियाशील होता है, या अपने नेचर से क्रियाशील होता है, या फिर समाज में रह करके? इसका सही आंसर क्या है? देखो बहुत ही आसान है। एक बालक का नेचर ही क्रियाशील होता है। नेचर ही बालक का कैसा होता है? तो नेचर कैसा होता है उसका? क्रियाशील, एक्टिव वाली होती है, क्रियाशील। तो बच्चों का जो नेचर होता है, नेचर बोले तो बच्चों का स्वभाव, तो बच्चों बच्चों का जो स्वभाव होता है वो क्रियाशील होता है। तो बच्चे अपने स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वभाव। स्वभाव इसका सही आंसर है। बच्चा स्वभाव से कैसा होता है? तो स्वभाव से क्रियाशील होता है। समाज में रह करके, शिक्षकों से पढ़ करके, या फिर अन्य बालकों को देख करके नहीं, बच्चा स्वभाव से क्रियाशील होता है। आपके अंदर कोई हुनर है, आप कुछ सीखना चाहते थे बचपन में, तो वो आपका नेचर था वो, ठीक है ना, कि आप किसी को देख के काम कर रहे हो। वो चीजें जब चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं तब हम लोगों को समझ में आता है, अच्छा ये चीज हमारे पास तो नहीं है, इसको हमको किसी और से लेना है। लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है? ऑलरेडी वो क्रियाशील होते हैं, कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, हर एक चीज का क्वेश्चन, हर एक चीज का आंसर उनको जानना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। तो स्टार्ट जब हमने किया है तो देखा क्या हमने, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, संप्रेषण का अभिप्राय क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण का अभिप्राय क्या है? इसको जानने से पहले आइए समझते हैं कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। क्या बोलते हैं इसको? संप्रेषण बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, कम्युनिकेशन कम्युनिस शब्द से बना है। कम्युनिस एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ होता है साधारण या फिर कॉमन। जिसका अर्थ क्या होता है? साधारण। ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो गया? साधारण या फिर कॉमन हो गया। अब देखिए, जैसे ये एक टीचर है, ये एक कौन हो गया? टीचर हो गया, और इन्होंने कोई बात कही, और ये हो गया एक स्टूडेंट, ये हो गया, ये एक स्टूडेंट हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट ने भी बात को समझा और वापस से बात को टीचर के सामने रखा। तो यहां पे ये जो साइन है, ये साइन क्या शो करता है? ये साइन शो करता है परस्पर अंतःक्रिया को। परस्पर अंतःक्रिया को ये जो साइन है वो शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं क्या? इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरेक्शन बोलते हैं। तो जैसे मैं आपसे कोई काम कह रहा हूं, कोई बात कह रहा हूं, तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। अगर आप मेरे सामने होते तो आपकी बातों को मैं समझता, ठीक है। तो जब जहां पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग हों, दो या दो से ज्यादा लोग हों, अपने वो विचारों को आदान प्रदान करें, विचारों को क्या करें? शेयर करें। विचारों को क्या करें? शेयर करें। तो जब विचारों को शेयर करते हैं तो अगला भी क्या करता है? उसको अंडरस्टैंड करता है, वापस से वो भी अपनी कुछ ना कुछ थॉट्स को दूसरों के सामने रखता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं संप्रेषण। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसी प्रोसेस को संप्रेषण के नाम से जानते हैं। इसी प्रोसेस को संप्रेषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, संप्रेषण के प्रकार मैं आपको बता देता हूं। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में क्या क्या आता है? तो शाब्दिक संप्रेषण में आता है लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक संप्रेषण इसके अंतर्गत आते हैं। और अशाब्दिक में क्या क्या आएगा? तो अशाब्दिक में आएगा वाणी, ठीक है, वाणी संप्रेषण। फिर क्या होगा?
आएगा चक्षु, चक्षु मीन्स होता है आंख, चक्षु या फिर हाव भाव या फिर मुख के माध्यम से, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगला हो जाएगा यहाँ पे स्पर्श संपर्क, स्पर्श से क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। देखिए शाब्दिक में क्या हो गया, लिख करके और मौखिक बोल करके, ये चीज शाब्दिक में आ जाएगा। और अशाब्दिक में संप्रेषण कैसा होगा, वाणी, वाणी के माध्यम से। कैसे, जैसे मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर ये वाला क्वेश्चन सही है, आपने बोला हाँ हाँ, तो आप हाँ ही, ये सब कोई काम करते हैं, ऐसे टाइप के अगर आप साउंड निकालते हैं तो वो वाणी में आ जाएगा। चक्षु या फिर हाव भाव से, तो आंखों के इशारों से, मुख के एक्सप्रेशन से अगर आप कोई चीज बयां करते हैं तो वो चक्षु या फिर हाव भाव प्रदर्शन में आएगा। और स्पर्श, जैसे आप किसी को, कोई किसी बच्चे का बहुत बढ़िया हुआ तो आपने उसके सिर पे हाथ फेरा, उसको आपने माथे पे किस कर लिया, वाह शाबाश बहुत बढ़िया बेटा, तो ये सब स्पर्श के अंतर्गत आ जाते हैं। तो संप्रेषण क्या होता है, तो संप्रेषण में हम एक दूसरे से अपने विचारों को, अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तथा एक समझते हैं। तो संप्रेषण में दो लोगों का होना अनिवार्य है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, संप्रेषण का अभिप्राय क्या है, तो संप्रेषण का अभिप्राय यहाँ पे हो जाएगा परस्पर भावनाओं एवं विचारों की साझेदारी करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। सुकरात को किस प्रविधि का जन्मदाता माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकरात को किस प्रविधि का जन्मदाता माना जाता है, तो सुकरात को किस प्रविधि का जन्मदाता माना जाता है, विवरण प्रविधि, वर्णन, प्रश्नोत्तर या फिर भ्रमण। सही आंसर इसका है क्या, सुकरात को प्रश्नोत्तर प्रविधि का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो सुकरात को माना जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होता है, तो देखिए प्रश्नोत्तर, इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि में जो बच्चा होता है, बालक क्या करता है, बालकों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो जो बालक होता है, बालक अपनी जिज्ञासा, बालक अपनी जिज्ञासा, रुचि, एकाग्रता, एकाग्रता, चिंतन, चिंतन, समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, तथा कक्षा में अनुशासन की भावना, अनुशासन की भावना को विकसित कर लेता है। अनुशासन की भावना को विकसित करता है किसके द्वारा, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के द्वारा। एक जो बच्चा होता है वो जिज्ञासा, रुचि, एकाग्रता, चिंतन, समस्या का समाधान तथा कक्षा में अनुशासन की भावना को विकसित करता है, या बालक के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से बालक के अंतर्गत, बालक के अंदर या फिर अंतर्गत ये चीजें समाहित हो जाती हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के पूछा जाता है कभी कभी, इसके कितने सोपान हैं, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के सोपान की बात करते हैं तो 3 सोपान है इसके। कितने सोपान है, 3 सोपान है। कौन कौन सा सोपान है, तो पहले सोपान का नाम है क्या, निरीक्षण। पहले सोपान का नाम क्या है, निरीक्षण। ओके, दूसरे सोपान का नाम क्या है, तो दूसरे सोपान का नाम है यहाँ पे अनुभव, अनुभव। और तीसरे सोपान का नाम होता है परीक्षण, परीक्षण, है ना। तीसरे सोपान का नाम क्या है, तो परीक्षण। ये क्या है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का सोपान होता है। सोपान मींस क्या हो गया, चरण या फिर उसकी कितनी सीढ़ियां, ब्रांचेस, आप ऐसे इस टाइप में समझ सकते हैं। तो निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण, ये 3 सोपान होते हैं किसके, प्रश्नोत्तर प्रविधि के। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक के फॉर्म में जाने जाते हैं, जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं सुकरात। अब यहां पे बात कर लेते हैं क्या होता है प्रविधि और क्या होता है विधि। विधि और प्रविधि में क्या अंतर है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है विधि और प्रविधि, विधि और प्रविधि क्या होता है। देखिए विधि को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मेथड, और प्रविधि को बोल सकते हैं स्ट्रेटजी। देखिए क्या होता है, जो शिक्षण होती है, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। एक जो टीचर होता है, बच्चों को क्या पढ़ाना है इसके लिए वो काफी ज्यादा एकाग्रचित होकर के लेसन प्लान बनाता है, पाठ योजना को बनाता है। पाठ योजना को शिक्षक ने बना लिया, अब शिक्षक पहुंचा कहां पे, अपनी क्लास में। अब क्लास में जैसे शिक्षक पहुंचा, अब शिक्षक को एक परेशानी होती है। कौन सी परेशानी, वो सोचता है जो हमने लेसन प्लान तैयार किया हुआ है, हम किस हिसाब से बच्चों को डिलीवर करें, कितनी सुगमता, कितनी सुलभता के साथ बच्चों को डिलीवर करें, ये चीज बताएं कि बच्चे को समझ में आ जाए।
तो जिस तरीके से वो करना चाहता है, कैसे करें, जैसे उसके अंदर ये क्वेश्चन आया कि अब मैं कैसे करूं, तो कैसे का उत्तर जो उसको मिल रहा है वो विधि के अंतर आएगा, वो विधि के अंतर आएगा, अंतर्गत आएगा। और जब वहां पे वो किसी ना किसी युक्ति का प्रयोग करता है, किसी ना किसी स्ट्रेटजी का प्रयोग करता है, तो वो जो स्ट्रेटजी वगैरह हो जाती है वो प्रविधि कहलाती है। ठीक है, तो विधि क्या हो गया, जब कैसे का उत्तर उसको मिलेगा विधि, और जब जिन माध्यमों के द्वारा वो अपने शिक्षण प्रक्रिया को समाप्त करता है, पूरी करता है, बच्चों को समझाता है, उस प्रोसेस को बोल देंगे प्रविधि। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, टीचर हो गया, टीचर मॉनिटर पर कब निर्भर रहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण में, बहुकक्षा शिक्षण में, सहगामी शिक्षण में, या फिर क्रियापरक शिक्षण में। सही आंसर क्या है, देखिए क्या होता है, जब जब शिक्षकों की कमी हो, जब शिक्षकों की क्या हो, शिक्षक की हो कमी, और बालकों की संख्या या फिर बच्चों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, बच्चों की संख्या ज्यादा हो। अब मान लो 3 कमरे हैं और शिक्षक हैं 1, शिक्षक कितने हैं 1, ऐसा प्राथमिक विद्यालय में अमूमन देखा जाता है। अब यहाँ पे बच्चे हो गए, यहाँ बच्चे हो गए, यहाँ बच्चे हो गए, इधर व्हाइट बोर्ड लग गया, इनका ब्लैक बोर्ड हो गया। अब क्या करता है, एक टीचर सभी क्लासेस में नहीं जा सकता, तो टीचर किसकी हेल्प लेता है, मॉनिटर की हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेगा, मॉनिटर की। ऐसे किस तरीके के काम में होगा, तो बहुकक्षा शिक्षण में ये प्रक्रिया लागू होती है। बहुकक्षा शिक्षण में जो टीचर होता है ये मॉनिटर पर भी निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, सही जोड़े बनाइए, सही जोड़े बनाइए। टीएटी, सीएटी, बुद्धि परीक्षण और रुचि परीक्षण में सही जोड़ा क्या है, ध्यान से समझिए और इंपॉर्टेंट मान के चलिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया। देखिए, बात करते हैं टीएटी की। टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है थीमेटिक, थीमेटिक, थीमेटिक अपरसेप्शन, अपरसेप्शन टेस्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोला जाता है प्रासंगिक, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अंतर्बोध परीक्षण, अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, तो टीएटी को मार्गन एंड मुरे ने, है ना, मार्गन एंड मरे ने 1935 में, 1935 में इसको टीएटी को बनाया। ठीक है, जो थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, प्रासंगिक बालबोध परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, इसको 1935 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो मार्गन एंड मुरे के द्वारा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, तो ये व्यक्तित्व का मापन करते हैं, व्यक्तित्व का परीक्षण, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये क्लियर हो गया, टीएटी का संबंध किससे है, मरे एंड मार्गन से। आगे बात करते हैं सीएटी। सीएटी, सीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, मींस क्या हो गया, बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण इसका आंसर हो गया। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी 1948 में लियोपोल्ड बैलक के द्वारा, लियोपोल्ड बैलक के द्वारा, ठीक है, ये लॉन्च किया गया। तो सीएटी क्या हो जाएगा, लियोपोल्ड बैलक। ये भी क्या है, व्यक्तित्व, ये भी व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। आगे बात करते हैं बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण का, बुद्धि परीक्षण को किसने किया था, तो बिने एंड साइमन, बिने एंड साइमन ने किया था। कब किया था, 1905 में, और इसमें 2 बार संशोधन भी हुआ है, 1908 और 1911 में यहां संशोधन भी हुआ है, इस परीक्षण में संशोधन भी हुआ है। तो यहाँ पे बिने एंड साइमन का चला जाता है श्रेय किसमें, बुद्धि परीक्षण के लिए, और रुचि परीक्षण किसमें चला जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग के लिए रुचि परीक्षण चला जाएगा। ठीक है, रुचि परीक्षण किसके लिए, तो स्ट्रॉन्ग के लिए हो जाएगा। टीएटी का संबंध किससे हो गया, टीएटी का संबंध हो गया मार्गन एंड मुरे से, सीएटी लियोपोल्ड बैलक, बुद्धि परीक्षण बिने एंड साइमन, और रुचि परीक्षण स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 5।
14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यहाँ पे देखिए 86वां संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये बात रखी जाती है कि राज्य में 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये 86वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 21A के थ्रू कही गई थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के तहत। आगे बात करते हैं, मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन। तो मूल्यों की जहां पे आकलन हो, यहां पे बताइए छात्रों की खेलकूद प्रगति का जांच करता है, या फिर छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति का जांच, छात्र की पारिवारिक स्थिति का जांच, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। मूल्यांकन का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा? मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति का जांच करना, शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति का जांच करना, ये मूल्यांकन का अर्थ हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य अच्छा शिक्षक बनना, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ये सही आंसर क्या है? बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा? आप इनमें से सही आंसर को बताइए। देखिए यहां पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, ये जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। जीवन कौशल के बारे में आपको विस्तृत रूप से एक वीडियो मिलने वाला है, तो बहुत ज्यादा आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? अलग ढंग से काम करना, ठीक है, तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रिएटिविटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। टीईटी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का मुख्य उद्देश्य मूल्य का मापन, बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति, या फिर अभिक्षमता। तो बौद्धिक क्षमता का मापन, बौद्धिक क्षमता का मुख्य यानी कि बौद्धिक क्षमता का मापन है टीईटी का मुख्य उद्देश्य। आगे बात करते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन किसने किया? तो सूझ या अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि, ये देखिए गेस्टाल्ट वादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक ने। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? तो गेस्टाल्ट क्या है? एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। इसका अभिप्राय होता है, इसका अर्थ होता है समग्र या फिर पूर्ण, समग्र या फिर पूर्ण इसका अभिप्राय होता है, ठीक है। और शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर यहां पे हम चलते हैं। तो यहां पे समझिए इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रमुख मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक इसके कौन कौन है? एक सेकंड, प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं इसके कोहलर, कोफा, ठीक है, और क्रेचमर, ठीक है। ये तीन प्रमुख वैज्ञानिक हैं, प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। और बात करते हैं यहाँ पे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, और जिसमें नाम आता है कोहलर का। किसका नाम आता है? कोहलर का। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पे कोहलर ने प्रयोग किया था, और इन्होंने बताया कि सूझ क्या है? वो अचानक हो जाती है। आज का प्रश्न क्या है? होमवर्क के फॉर्म में जो आप सभी को बताना है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ऑटिज्म, या फिर एप्रेक्सिया। इसका सही आंसर आप सभी लोगों को करना है कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। आप लोगों को
चाइल्ड डेवलपमेंट से इस तरीके से डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।